लोकसभा 2024 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता का मुद्दा लेकर आई है। इसी मानसून सत्र में ये बिल पास होना है और उसको लेकर अब विपक्ष हमलावर है बीजेपी के ऊपर और तरह तरह की जो बहसें हैं वो शुरू हो गई हैं। मेरे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सर, ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि अब राम मंदिर और 370 का करंट ख़त्म हो गया है, इसलिए 2024 के लिए एक नया सिगूफा। जनसंघ काल से हम जिन मुद्दों के प्रति कमिटेड थे और हम प्रतीक्षा में थे कि कभी हमको ये अवसर मिले, अवसर मिलने पर अपने एजेंडे की प्राथमिकताएं तय थीं। राम मंदिर 370 जन सहयोग से उसका समाप्त हुआ वो विषय, राम का मंदिर बन गया, 370 समाप्त हो गई। समान नागरिक संहिता भी हमारा उसी समय का विषय है। लेकिन हम उसको अगर इस बात को किनारे रखकर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट दिया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में इस पर बहस हुई। मूल प्रस्ताव पर उस समय अल्पसंख्यक समुदाय के माननीय सदस्य इस पर संशोधन लाए। संशोधन पर बहस हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसको पर सहमति दी थी और अंततोगत्वा उन सारे संशोधनों को अस्वीकार करके संविधान सभा ने इसको यथावत स्वीकार किया बिना किसी संशोधन के। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि भारत की संविधान सभा में भी कोई भाजपाई था क्या? भारत की संविधान सभा में कोई जनसंघी था क्या? भारत माता का सपूत था जो भी था, जाति धर्म पंथ से ऊपर उठकर भारत के बारे में विचार करने वाले लोग थे और उन्होंने एक मार्गदर्शक सिद्धांत हमको दिया है। भाजपा उसको लागू करने पर विचार कर रही है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट, इसमें से अधिकांश देश मुस्लिम प्रधान देश हैं जहाँ पर मुस्लिम समाज के हिसाब से समाज चलता है। वहाँ पर समान नागरिक संहिता है। यहाँ पर समान नागरिक संहिता के विरोध करने वाले पार्टियाँ और वर्ग, बड़ी विनम्रतापूर्वक मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अब इनको तो देख लें, और अगर उनमें विरोध नहीं तो तुम्हें विरोध का आधार क्या है। और बता रहा हूँ, जिस दिन से बात शुरू हुई है धीरे धीरे राजनीतिक दलों में फूट शुरू हो गई है। कांग्रेस भी फूटेगी और समान नागरिक संहिता पर आम हिंदू इस बात को चाहेगा कि देश में एक कानून होना चाहिए। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी और भारतीय हैं, सरकार के संविधान और कानून के अंतर्गत सब सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। अभी जो सरकार ने कोरोना काल के बाद मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा, उसमें कौन लोग अधिकतर हैं? सरकार के द्वारा मुफ्त में मिलने वाली सुविधा लेंगे लेकिन समाज एक साथ नहीं रहेगा। और दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, हिंदू समाज में ये व्यवस्था है कि उनके यहाँ संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर अधिकार बेटी का भी होता है, मुस्लिम समाज में नहीं होता। क्यों मुस्लिम समाज में बेटियों को अधिकार नहीं देना चाहते पिता को? क्या पिता के संतान नहीं है बेटी? ये इस तरीके से महिला समाज के साथ करना चाहते हैं। दूसरी बात है, 90 दिन इद्दत की अवधि में गुजारा भत्ता देते हैं मुस्लिम समाज में। हमारे यहाँ संविधान के CRPC के 125 के अधीन यदि किसी की बात तय हो जाए तो उसको ताजिंदगी, जब तक वो महिला जिंदा रहेगी, गुजारा भत्ता देना होता है। आखिर महिलाओं के साथ ये अन्याय करने के पीछे मुस्लिम समाज का क्या कारण है? दोयम दर्जे का नागरिक या गुलाम बनाकर रखना महिलाओं को? सर, अभी जो बकरीद थी उसके नमाज के पहले शहर काजी ने सारे मुसलमानों से कहा कि ये दखलंदाजी है उनकी शरीयत में, और ये बात अब विपक्ष भी कह रहा है कि आप बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर तो फोकस नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे के जो धार्मिक नियम हैं उनमें आप दखलंदाजी। क्यों? हिंदू के धार्मिक नियम नहीं है, ईसाई के धार्मिक नियम नहीं है, जैन बौद्ध सिख के धार्मिक नियम नहीं है, केवल उन्हीं के धार्मिक नियम है। और फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने इतने देशों के नाम गिनाए, मुस्लिम देश हैं, वहाँ लागू है। शहर काजी जी और इन विपक्ष के नेताओं को एक बार शांति से विचार करना चाहिए। और एक लाइन कहना चाहता हूँ, उसका ड्राफ्ट मसौदा सामने आ जाए,
उसको पढ़ लें, कानूनी सलाह ले लें, और फिर उसका पूरा विरोध करना, आंशिक विरोध करना, ये तय करें और सरकार से बात करें। सर, आपने पार्टियों के टूटने की बात कही, कल महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद क्या लगता है अब कांग्रेस के एक नेता का बयान है कि हमें इसका समर्थन करना चाहिए, बड़े नेता का बयान है। तो मेरा निवेदन ये है कि सबको इन टोटलिटी विचार करना चाहिए कि भारत माता के, भारत राष्ट्र के, और के हित में देश के सभी नागरिक समान व्यवहार हो, ये पसंद है, या फिर अपने अपने दल को टूटने देंगे तो हम पास करा लेंगे। तो ये माना जाए कि बीजेपी जो है छोटी पार्टियों को अब उनका वर्चस्व नहीं रहना। हम नहीं जानते कुछ भी, हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चा किसी परिवार का रूठ कर हमारे दरवाजे पर आ जाए तो बजाय इसके कि हम उसे धकिया दें, हम उसको स्वीकार करके अपने घर में बैठा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। पिछली बार लौट गया था सर, हैं? पिछली बार लौट गया था बच्चा। हाँ, नहीं, हम तो अब लौटना नहीं देना चाहते, इसलिए कि भाई आखिर मनुष्य है वो, किसी माँ बाप की वो संतान है, किसी संघर्ष का उपजा हुआ व्यक्ति है, हम उसको अपने स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, इसी वजह से तो कहीं जयंत चौधरी डरे हुए नहीं हैं और बीजेपी के साथ नहीं आना चाहते। मैं तो इस विषय पर बात भी नहीं करना चाहता। जो चीज़ अभी कहीं विचार में नहीं है उस पर कोई चर्चा, हाइपोथेटिकल प्रश्न पर चर्चा करना कोई उचित नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी कहा था कि जयंत चौधरी को विचार करना चाहिए, गलत जगह गठबंधन है। उस समय नहीं विचार किया है, इसलिए 2022 की बात को 2023 के अंत में बात करना कोई उचित नहीं है। तो ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले इधर वेस्टर्न यूपी में भी कुछ इस तरह का होगा। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि 2024 के चुनाव के पहले संसद में प्रस्ताव भी आएगा और संसद में सबका सहयोग हम मांगेंगे, और मांगने के बाद इस कानून को पास करके भारत में लागू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत।